हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 40 टेस्ट इसके करवा चुके हैं। 41 टेस्ट नंबर अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे जाके, या फिर वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप इनको पढ़िए और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको टाइमली भेज देंगे। और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेंसस 2011 इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, 2011 की जनगणना का, चाहे वो किसी भी रूप में देखने को मिले। आप गूगल वगैरह की मदद लेते हैं तो गूगल पे आपको कई बड़ी बड़ी वेबसाइट है जहां पे भी आपको ये डेटा गलत देखने को मिलेगा, चाहे तो गूगल करके चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो ऑथेंटिक है ये 69.32% है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। 2001 में जो लिटरेसी रेट थी मध्य प्रदेश की, 2001 की बात कर रहे हैं, 63.74% थी। और अभी 2011 में की जो जनगणना हुई थी उसमें 69.3% थी। तो लगभग 6% का इसमें इंक्रीज हुआ है। इसमें पुरुष कितने थे, महिलाएं कितने थी, ये आप जरूर देखिएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है? फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? काफी चर्चा में है फास्टैग आजकल। देखिए, इसमें क्या है, एक वाहन एक फास्टैग, ये पहल शुरू की थी NHAI ने। NHAI ने, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उसने टोल भुगतान के लिए RFID तकनीक को यूज किया है और इसको बढ़ावा देते हुए एक वाहन एक फास्टैग की पहल शुरू की थी। फास्टैग क्या है कि बिना किसी निर्बाध के टोल लेने की इसमें बच जाता है टाइम वगैरह। स्कैन करके विंडशील्ड पे जो चिपका हुआ है ये आपका फास्टैग, उसमें जो लिंक्ड है, चाहे वो सेविंग या करंट अकाउंट हो, उससे सीधा टोल किराया कट जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ जो आपका प्रीपेड अकाउंट है उसको टाइम टाइम पे रिचार्ज की जरूरत है। एक तो ये है। अब दूसरा क्या है कि अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ में आपको देखने का मिलेगा, नितिन गडकरी जी ने अभी ये अनाउंस किया था लास्ट वीक ही, कि आने वाले 2-3 महीने में आपको ये देखने को मिलेगा। अभी तो क्या है कि आपको हाईवे पे रुकना पड़ता है, फिर वो स्कैन करता है और उसके बाद जब आपको प्रोसेस आगे जाना पड़ता है, आगे जा पाते हैं आप, उसके बाद रुकना पड़ता है हाईवे पे, कम से कम टोल पे। लेकिन अब ये हो जाएगा कि आपको टोल पे रुकना नहीं पड़ेगा, आप टोल से जाएंगे, आपका वो कैमरा है जो उसको कैप्चर कर लेगा, नंबर प्लेट वगैरह को, या जो ये आपका लगा हुआ है फास्टैग, इसको, और फिर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा। जहां से जिस टोल से आप एंटर करेंगे वहां से, और जिस टोल से आप एग्जिट करेंगे वहां तक का ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा हाईवे पे। ये होने वाला है। इसका जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ये है RFID। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में ICT भी है तो ये पूछे जा सकते हैं। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? हमारे सिलेबस में है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, तो उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। G20 है, ब्रिक्स है, नेम, ये जो इवेंट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। आपके 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। जो गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये क्या है? इसका अभी कहां पे आयोजित किया गया है? रिसेंटली ये आयोजन हुआ है 15 से और 20 जनवरी को 2024, 15 से 20 जनवरी 2024 को इसका आयोजन हुआ है, इस शिखर सम्मेलन का, और ये हुआ है कंपाला में।
कंपाला क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। यहां पे हुआ है। हो सकता है आपसे 19वां ना पूछा जाए और पूछ लिया जाए कि 18th जो नेम है वो कहां पे आयोजित किया गया था, क्योंकि 18वें में ही डिसाइड किया था कि 19वां कहां पे होगा। तो जो 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ था, ये अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान में हुआ था ये ध्यान रखिएगा। और एग्जैक्ट जगह जो ये युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर आपसे पर्टिकुलर जगह पूछा जाता है तो ये है स्पेक रिजॉर्ट मुनियोना। स्पेक रिजॉर्ट मुनियोनो यहां पे हुआ था। हाल ही में इंदिरा RV 25 240N ये खबरों में देखी गई है। ये क्या है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में है। ये काफी चर्चा में है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये एक्चुअली क्या है? एक स्वदेशी है, पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। पहले इस तरीके की चीजें अमेरिका, रसिया से हम खरीदते थे, लेकिन अब ज्यादातर चीजें यहीं बनने लग गई है, स्वदेशी है। और ये माइक्रो टर्बोजेट इंजन है। माइक्रो टर्बोजेट इंजन है। इसको एक उसने बनाया है, रघुवामसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड है, रघुवामसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहां पे है? तेलंगाना में, हैदराबाद में। उसने ये टर्बोजेट इंजन बनाया है। और इसमें किसके सहयोग से बनाया है? इसने IIT हैदराबाद के मदद से इसने इंडिजीनियस इसको डिजाइन और डेवलप किया है। अब ये क्या चीज है? ये मानव रहित जो हवाई वाहन है, जिनको हम UAV बोलते हैं, या ड्रोन का विकसित करने के लिए बनाया है। इस इंजन का यूज है जो UAV, एयर टैक्सी, जेट पैक है, या फिर जो रेंज एक्सटेंडर है, या भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। तो आप देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये है एक टर्बोजेट इंजन। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इसको एक तो आप है जो लाइक किया कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो इस पे ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नेमू साइट्रस लेमन को अपना राज्य फल घोषित किया है? स्टेट फ्रूट किस राज्य ने अभी रिसेंटली काजी नेमू को घोषित किया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अभी रिसेंटली ये राज्य फल किस सरकार ने? तो असम गवर्नमेंट ने ये काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है। और काजी नेमू क्या है? ये GI टैग्ड है। ये एक्चुअली एक इसकी स्पेशल एक फ्रेगनेंस होती है, और ये हेल्थ के हिसाब से भी काफी बेनिफिशियल होता है। और जो आसाम के व्यंजन है उनसे जुड़ा हुआ है। नींबू है, नींबू उसी का ये, इसमें लंबा तिरछा टाइप का नींबू होता है। ये इसमें रस बहुत ज्यादा होता है, जो आम एक नॉर्मल जो लेमन होता है उससे ज्यादा रस होता है इसमें। और इसका औषधि वगैरह में भी काफी यूज लिया जाता है। और इसका पूछा जा सकता है कि इसको GI टैग कब मिला था? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको कब मिला था? तो काजी नेमू को 2019 में GI टैग मिला था। हाल ही में खबरों में रहा 4 रीजन 4 क्षेत्र किससे संबंधित है? अभी रिसेंटली जो अतिक्रमण वगैरह हुआ है, आपने देखा होगा कि जो म्यांमार से जो लोग अवैध रूप से आके बस रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और ये आपने मणिपुर में भी देखा होगा वो 2 कम्युनिटी के बीच में, तो उसमें भी ज्यादातर उधर के ही आए हुए लोग थे कुछ। तो उनका एक जो पहला जो है एक तैयार किया है कि ये कुछ लोग हैं ये म्यांमार से आए, तो उनको तो
एक पहला बैच तो उनका वापस रिटर्न कर दिया गया है कि आप वापस म्यांमार जाइए। देखिए जो ये रोहिंग्या हो या म्यांमार से आ रहे हैं लोग या अवैध बांग्लादेशी हो, ये बहुत तादाद में है कंट्री में, और इनको वापस भेजना जरूरी है क्योंकि ये लोग हैं जो काफी इलीगल एक्टिविटीज में इनका रहता है रोल। और इसी को देखते हुए इस रीजन में, ये जो 4 रीजन है, इसमें जो कब्जा किया हुआ है या जो आए हुए हैं अतिक्रमणकारी, इनको हटाने के लिए एक मिशन शुरू किया है आसाम गवर्नमेंट ने, और वो इसी से जुड़ा हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर से। ये 4 रीजन है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ही है, और इन 4 रीजन में ही ज्यादातर ये लोग आके बसे हुए हैं। तो इनको वापस, इनसे कब्जा वापस लिया जाएगा, इनको निकाला जाएगा। तो ये 4 रीजन ध्यान रखिएगा, 4 क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी, आसाम। अक्सर खबरों में देखे जाने वाली शोम्पेन जनजाति किससे संबंधित है? ये अभी चर्चा में इसीलिए है शोम्पेन ट्राइब, क्योंकि रिसेंटली एक यहाँ पे विकास के लिए अभी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये विजिट की है इसकी, और ये जो ट्राइब्स है इनका सफाया होता जा रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि जो स्वदेशी शोम्पेन जनजाति है वो बहुत कम हो चुकी है, और ये उनका घर है अंडमान निकोबार। और यहाँ का भी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने दौरा किया था, और यहाँ काफी अरबों डॉलर का विकास के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। एक इसमें सर्वे आया था, देखिए 2011 में, उसमें 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 229 एक अनुमानित जो पॉपुलेशन है ये शोम्पेन ट्राइब्स की है। ये नेटिव ट्राइब्स है, जो सबसे कमजोर जातीय जनजातीय समूह है उसमें से एक है, और सटीक इनकी जनसंख्या का अभी अंदाजा नहीं है। और इनकी भाषा भी यही होती है शोम्पेन। और इसमें एक बात और खासियत होती है कि एक बैंड का जो मेंबर होता है वो दूसरे की बोली नहीं समझता है। एक बैंड है, दूसरा बैंड है, तो एक दूसरे की बोली वो नहीं समझते हैं। ये अंडमान निकोबार में है। आपको पता होगा अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान क्या है? अंडमान जो शब्द है ये किससे लिया था? ये मलय भाषा का शब्द है एक्चुअली, हांदुमन, और जो किससे जुड़ा हुआ है? हनुमान जी से, हिंदू गॉड हनुमान जी से जुड़ा हुआ है ये अंडमान। इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर है जो पता होगा ज्यादातर लोगों को कि कहाँ पे है ये अंडमान निकोबार। एक तो ये यूनियन टेरिटरी है, बंगाल की खाड़ी है, उसके साउथ में है ये। इसको मैप में जरूर देखिएगा, हिंद महासागर में है ये। काफी छोटे छोटे द्वीप हैं, और पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और अंग्रेजों का यहाँ पे आधिपत्य हुआ करता था, और बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंडमान निकोबार पे, या पोर्ट ब्लेयर कहें, उस पे जापान का ने अपना अधिकार कर लिया था। कुछ टाइम के लिए अंडमान निकोबार में या पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उसका भी यहाँ पे अधीन रहा है पोर्ट ब्लेयर। और काफी लोगों को ये बात पता होगी कि पोर्ट ब्लेयर में ही पहली बार तिरंगा फहराया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार एक जो यूनियन जैक हुआ करता था पहले, उस यूनियन जैक को उतार के और हमारा ये तिरंगा पोर्ट ब्लेयर में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने ही पहनाया था यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में थी, और ये सब इसलिए बताया गया आपको ताकि आपको ये याद रहे, शोम्पेन अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में अभी ये रिसेंटली 8वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये भोपाल में इसका आयोजन किया गया है 8वें का। ये 28 जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव है ये 28 जनवरी को किया जाता है।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गुना में कौन सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया है? गुना में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? गुना है, ये ग्वालियर डिवीजन में आता है। गुना ग्वालियर डिवीजन में आता है। और इसके देखोगे आप मैप में जरूर देखिएगा, इसको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है इसके एक साइड में, एक साइड अशोकनगर है, विदिशा है, इसके साउथ ईस्ट में विदिशा पड़ता है, राजगढ़ इसके साउथ वेस्ट में पड़ता है, और फिर वेस्ट और नॉर्थ में झालावाड़ और जो 12 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के वो आ जाते हैं चारों तरफ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गुना जिले से, गुना से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एक रिवर का, सिंध रिवर, सिंध नदी कहाँ पे है? तो गुना जिले के ईस्टर्न साइड पे सिंध रिवर है। यहाँ पे कौन सा विश्वविद्यालय? तो तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्वेश्चन करवाया भी इसीलिए ये आपको कि ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी किए हैं कि तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में स्थापित किया जाएगा। तात्या टोपे को सब जानते हैं, रामचंद्र पांडुरंग उनका वास्तविक नाम था। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जाएगा राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये सेंचुरी कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय राला मंडल अभ्यारण्य में किया जाएगा। ये कहाँ पे है राला मंडल? इंदौर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। और पहले है जो ये जो होलकर रॉयल फैमिली थी, होलकर जो थे वो इसको यूज लिया करते थे एज ए हंटिंग के लिए, शिकार वगैरह के लिए। रॉयल फैमिली जो थी होलकर की वो यूज लेती थी एज हंटिंग ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे काफी पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेपर्ड्स, टाइगर, डीर्स, इनकी काफी पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो ये ध्यान रखना हमें। राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो इंदौर में है। और नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय यहीं स्थापित किया जाएगा। और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, आपको करवाते रहेंगे टाइम टाइम पे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा।